आज के क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। और याद करिए ये प्रोबेबिलिटी हमारे इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले पार्ट हैं। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर पार्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आज का क्लास एक पहला और दूसरा कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और प्रोबेबिलिटी में कुछ इंट्रोडक्शन भी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी हैं, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने एक नए पार्ट का प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब हिंदी में होता है संभावना, चांस, कोई चीज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल सा क्या होता है, चांस कह सकते हो आप। हिंदी में आप कहना चाहते हो तो इसको आप क्या बोल सकते हो, संभावना कह सकते हो। हालांकि एग्जाम में लिखने नहीं आएगा क्या कहते हैं इसको, लेकिन आप अपने समझदारी के लिए आप चाहे तो अपने समझ के लिए लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और संभावना का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज होगा कि नहीं होगा, आज बारिश होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। वो बच्चा जो दौड़ रहा है वो रेस जीतेगा कि नहीं जीतेगा, है कि नहीं। ये चीजें, आज मार्केट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो संभावना वाला चीज है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आइए हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या हम लोग बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से थोड़ा। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया हमारा हिंदी में बोले तो संभावना हो गया, यानी कि कोई चीज होगा कि नहीं होगा, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी। आइए कुछ इंट्रोडक्शन है उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और चीजें हमको क्लियर हो जाएगी। पहला है हमारा इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स सच एज। देखो हम लोग ना अपने एवरीडे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारे ऐसे बातें सुनते हैं जिसमें संभावना छुपा रहता है। मतलब कि हाँ यार ये चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ आज बादल तो है, लगता है कि बारिश होगा, लेकिन होता ही नहीं है, होता है ना ऐसा कई बार। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में डेली झेलते हैं, डेली सामना करते हैं उसका, डेली देखते भी हैं। अब वो चीज हमारा कैसे होगा, क्या है नहीं है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। कई बार होता है ना बारिश के टाइम पे, खास करके अगस्त सितंबर के टाइम पे, खास करके बादल पूरा घिरा हुआ रहता है। हम लोगों को लगता है कि अब अगला मिनट में बारिश हो ही जाएगा, या फिर आज बारिश पक्का होगा। लेकिन कई बार हमारा ये जो प्रिडिक्शन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बादल बहुत घना होने के बावजूद भी कुछ देर के बाद बादल साफ हो जाता है, सूरज की रोशनी हमारे सामने आ जाती है कि नहीं। तो कई बार लगता है आपको कि हाँ बारिश अब हो ही जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, हो भी सकता था बारिश, नहीं हुआ, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी कहेंगे। और हिंदी में संभावना, कि हाँ भाई संभावना तो था कि बारिश पूरी तरीके से होगा ही होगा, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा था घना, लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसा भी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप। अब देखते हो पेट्रोल का प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, फिर कभी बढ़ जाता है। कभी कभार तो इतना बढ़ जाता है कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुसीबत हो जाता है बढ़वाना, है कि नहीं। तो क्या चांस है कि कल पेट्रोल का प्राइस उतना ही रहेगा। होता है ना कई बार कि आपके फादर, चलो आप अपना एग्जांपल देते हैं, ठीक है, आपके फादर लोग भी ऐसा झेले होंगे कभी ना कभी। जैसे हम अपना एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आज हमको पता है कि पेट्रोल का प्राइस 90 रुपीज पर लीटर है, मान लेते हैं। कल हम पेट्रोल पंप पर गए पेट्रोल अपने बाइक में भरवाने के लिए, पता चला कि पेट्रोल का प्राइस 120 रुपए पर लीटर हो गया। ये अचानक रातों रात बढ़ गया ना। तो क्या हमने कल ये सोचा था कि यार जब हम कल सुबह पेट्रोल भरवाने के लिए जाएंगे तो प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा नहीं सोचा था। लेकिन हाँ इतना जरूर पता था कि या तो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा था कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब है कि पेट्रोल का प्राइस कल घट भी सकता है, कल बढ़ भी सकता है, ये हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। होने का तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे फिर, प्रोबेबिलिटी बोल देंगे। और दिक्कत इसमें, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप, कि कोई चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चांस का बात करता है बेसिकली, हिंदी में बात करें तो संभावना का बात करता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आई डाउट दैट ही विल विन द रेस। जैसे मान लीजिए दो बच्चा रेस में दौड़ रहा है, एक बच्चे को देखकर लग रहा है कि ये बच्चा थोड़ा ना धीरे दौड़ रहा है, तो हो सकता है कि ये रेस को ना जीत पाए।
लेकिन क्या पता कि वही बच्चा आगे चल के अपना स्पीड बढ़ा ले और वो जीत जाए। होता है ना कई बार आप लोग मैच देखते हो, लगता है कि यार नहीं जीत पाएगा, लेकिन जीत जाता है वो। तो जीत भी सकता था, हार भी सकता था। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना कहलाएगा। तो यहां पे तो हमने 3 ही एग्जांपल लिए हैं आपके बुक के, कि ये भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। लेकिन क्या 3 ही चीज हो सकता है? बताइए। दुनिया में तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप लोग क्लास में आते हैं, डेली हम लोग अपना वीडियो भी रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, सेम वीडियो यूट्यूब पे जाता है। आपको पता था कि आज हम क्लास जाएंगे, पढ़ाई होगा, सर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गया माइक में या फिर कैमरा वगैरह किसी भी चीज में, मान लेते हैं, तो क्या लगता है आपको, वीडियो रिकॉर्ड हो पाता? नहीं। लेकिन आप क्या सोच कर आए थे कि हाँ यार वीडियो तो रिकॉर्ड होना ही है, डेली होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि या तो माइक या फिर कैमरा हमारा खराब हो गया, मान लेते हैं। तो क्या रिकॉर्ड हो पाया? नहीं हो पाया। तो ऐसी कई प्रकार की चीजें हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में जरूर देखते हैं, झेलते हैं, डेली देखते हैं, जहां पे बहुत संभावना होता है कि कोई चीज हो जाएगा या फिर कई बार संभावना होता है कि वो चीज नहीं होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सिंपल समझना, प्रोबेबिलिटी का मतलब एक लाइन में कि कोई चीज हो भी सकता है और कोई चीज नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांस है। सिंपल, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल सा बात करता है किसका? संभावना का। हाँ, कोई चीज हो भी सकता है और कोई चीज नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हमारा बात करता है कौन? प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात है, ठीक ना। अब प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ कुछ कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, ये सब क्या है, इन सब के बारे में अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप समझो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन ना थोड़ा लंबा है, बहुत लंबा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी डेफिनेशन लंबा है, ट्रायल का भी लंबा हो सकता है, लेकिन यहां पे हमने शॉर्ट करके लिखा है ताकि आपको केवल उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए, ठीक है। मैथ में कभी भी डेफिनेशन को मत रटिएगा, रटना नहीं है, इसको समझना है। आइए समझते हैं पहले कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ समझो। आप कुछ भी काम करते हो, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आता ही है ना, या तो खराब आए या फिर बढ़िया आए, लेकिन कुछ तो रिजल्ट आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब क्या हुआ इसे समझिए आप, ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास 7th में हैं, क्लास 7th के एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो दो ही चीज हो सकता है ना, या तो एग्जाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आप पास हो जाओगे, या फिर खराब रहा तो फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? यानी कि आपने तैयारी किया तो दो ही चीज हो सकता है, या तो पास होगे या फिर फेल होगे। तो बताओ क्या प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो चीज हो सकता था, आपने एग्जाम का तैयारी किया, क्या हो सकता है? या तो आप अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे तो पास हो जाएंगे, या फिर फेल हो जाएंगे फिर नहीं किए होंगे तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी आप काम करो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलता है, ठीक है ना। आपने एग्जाम का तैयारी किया, या तो आप पास होंगे या फिर फेल होंगे, जो भी हो, लेकिन रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। समझ आ रही है बात? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे एक 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है। यदि हम इसको अभी इस तरीके से उछाले तो आपको पता है कि एक तरफ होता है हेड, एक तरफ टेल। तो आपको पता है कि सर यदि इसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो आएगा ना। इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक लाइन में यदि बताना हो तो ऐसे सिंपल से याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ भी करो, उसका रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। समझ गए बात को? या तो वो रिजल्ट अच्छा मिले या फिर वो रिजल्ट खराब मिले, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी यदि आपसे पूछ ले कि बताइए क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा कि एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम कुछ भी करेंगे, हमको कुछ ना कुछ आउटकम यानी कि रिजल्ट मिलेगा, या तो खराब मिले या तो अच्छा मिले, बात खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें करते हैं एक्सपेरिमेंट में। जैसे एक बात बताइए, यदि आप एक सिक्के को टॉस करोगे, आपने सिक्के को टॉस किया तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ बताइए? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है कि नहीं? चलिए तो लिखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन मतलब यदि हम लोग एक सिक्के को टॉस करते हैं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि जब आप एक सिक्के को टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है। तो बताइए, टॉसिंग अ कॉइन टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हाँ या ना? हेड के लिए कैपिटल एच और टेल के लिए कैपिटल टी। यदि हम नंबर में बात करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ गए? 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो यहां पे 2 लिख देना है। समझ में आई बात? यहां पे कोई दिक्कत समझने में? तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक लाइन में समझिए एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा कि आप कुछ भी करो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर, ठीक है? यही हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से हमने एक एग्जाम्पल दिया, टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या मिल सकता है आपको? या तो हेड मिलेगा फिर टेल मिलेगा, यानी कि 2 ही चीज मिल सकता है। क्या तीसरा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले टर्म पे, वो है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है समझो। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। आप कोई काम करो, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आपको पता है कि क्या क्या मिलेगा, लेकिन हकीकत में वही मिलेगा ये आपको पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये सिक्का, यदि हम इसको टॉस करेंगे, इसे उछालेंगे, तो आपको पता है कि इसमें हेड है और टेल है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो एग्जैक्ट कि हेड ही आएगा? नहीं बता सकते हैं। क्या ये बता पाएंगे कि टेल ही आएगा? नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि यदि आप कोई काम करो और उस काम का रिजल्ट क्या मिलेगा ये आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली वही मिलेगा ये आप नहीं कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक ना? कई बार होता है ना, आप लोग मैच वगैरह खेलते होंगे, टॉस करते होंगे आप लोग, तो आपको पता है क्या टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये दोनों आपको पता है, लेकिन क्या हेड ही आएगा केवल ये आपको पता है क्या? नहीं। क्या टेल ही आएगा ये पता है क्या? नहीं। समझ में आया बात? अब तो ये होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इन सवाल के इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। क्या डिफरेंस है उसको समझ लो। एक्सपेरिमेंट का मतलब आप जो भी काम करो कुछ ना कुछ मिलेगा, खराब मिले बढ़िया मिले, रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कि आप जो भी कर रहे हो उसका क्या क्या नतीजा हो सकता है, उसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली वही होगा ये पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, आपको पता है कि यार इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, ये तो पता है आपको, लेकिन क्या एग्जैक्टली पाकिस्तान ही जीतेगा ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, इंडिया भी तो जीत सकता है। तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़े हम लोग, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक्सपेरिमेंट में आप कुछ करोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, या तो रिजल्ट वो अच्छा मिले या फिर खराब मिले, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप जो करोगे उसका रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है वो सब पता है आपको, लेकिन एग्जैक्टली एक ही चीज मिलेगा आप ये कह नहीं सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है उसमें, ठीक है? तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है हमारा ट्रायल। ट्रायल कुछ नहीं है, अच्छा हाँ इसमें ना एक बात आप यहां पे और लिखना, इसमें शायद एक बात और होगा, एक मिनट बस हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहां पे एक बात और आप लिख लेना,
each outcome is called an event. each outcome is called an event. इसका मतलब क्या हुआ, आप इसी को देख लो। हमने एक सिक्के को टॉस किया, क्या क्या टोटल पॉसिबल आउटकम आया, यानी कि क्या क्या आ सकता था, या तो हेड या फिर टेल, दो ही आ सकते हैं ना। तो इसमें जो हेड और टेल आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इवेंट। वही लिखा हुआ है कि ईच आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट आया था हमारे पास, हेड और टेल आया था। तो ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा हेड भी इवेंट कहलाएगा और टेल भी हमारा इवेंट कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास कितने इवेंट हो गए, फिर दो इवेंट हो गए, ठीक है ना। बस इतना ही था। और रैंडम एक्सपेरिमेंट तो आपने समझ ही लिया। अगला हमारा क्या है, ट्रायल। तो आइए हम लोग ट्रायल देखते हैं क्या क्या है। ट्रायल में क्या है, ट्रायल में हमने शॉर्ट में लिखा है परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि कोई भी आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, उसी को हम लोग ट्रायल कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो करेंगे उसका नतीजा क्या क्या हो सकता है आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली वही होगा या फिर यही होगा ये पता नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को करना ही हमारा ट्रायल कहलाता है, ठीक ना। ट्रायल ट्रायल। अब इसका कुछ एग्जांपल लेंगे ना, आपको समझ में ज्यादा आएगा। आइए इसका कुछ एग्जांपल हम लोग इधर ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, टॉसिंग अ क्वाइन। दोबारा वही लेते हैं, टॉसिंग अ क्वाइन। तो जरा एक बात बताइए आप सबसे पहले हमको, यदि आप एक सिक्के को टॉस करोगे तो आपको पता है कि यार या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन क्या आप ये कंफर्म होके बोल सकते हो कि हेड ही आएगा? नहीं बोल सकते हैं। या फिर आप कंफर्म होके ये बोल सकते हो कि टेल ही आएगा? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, ट्रायल का हो जाएगा, ठीक ना। और ट्रायल का मतलब आप क्या कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है वो पता है आपको, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो आपको पता नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा टॉसिंग अ कॉइन, यदि एक सिक्के का आप टॉस करोगे तो आपको पता है कि या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा ये हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टोटल पॉसिबल आउट। तो बताइए जब आप एक सिक्के को टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि क्या क्या आ सकता है, बताइए। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि बात करें तो दो ही टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली हेड ही आएगा इस बार टॉस करने पे, ये बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो एग्जांपल हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का, यानी कि आप बोल सकते हो ट्रायल, ठीक है ना। बस। अच्छा चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, SIMULTANEOUSLY। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। अब यदि हम दो सिक्के को एक साथ उछाल दे तो बताइए क्या क्या हो सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बताइए यदि दो सिक्के को हम एक साथ उछाल दें तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों में हेड आ जाएगा या तो दोनों में टेल आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि एक में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। यानी कि जब दो सिक्के को आप एक साथ उछालोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है ये बताइए। दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या फिर पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम चार ही आ सकते हैं। समझ गए बात को। लेकिन क्या दोनों में हेड ही आएगा, दोनों में टेल ही आएगा, ये बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते। इसीलिए एग्जाम्पल किसका हो जाएगा फिर, रैंडम एक्सपेरिमेंट का हो जाएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल में कंफ्यूज मत करना आप लोग। जब आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हो तो वो भी हमारा ट्रायल ही कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे रैंडमली ऐसे ही एक सिक्के को उछाल दिया तो हमारा क्या कहलाएगा, करना, ट्रायल करना कहलाएगा। दो सिक्के को हमने एक साथ उछाल दिया तो वो भी क्या कहलाएगा, ट्रायल ही कहलाएगा, ठीक ना। लेकिन हमको रिजल्ट नहीं पता कि भाई एग्जैक्टली वो आएगा कि नहीं आएगा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा, ठीक है। अगला एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, रोलिंग अ डाइस।
रोलिंग आर डाइस, डाइस समझते हैं आप लोग, रोलिंग आर डाइस। जैसे देखो पहले क्या होता था ना, लूडो जो हम लोग खेलते थे वो बोर्ड पे, सांप सीढ़ी, लूडो वो घर वाला, है ना। लेकिन अब तो फोन में भी आ चुका है, लेकिन फोन में वो फील नहीं है जो पहले हुआ करता था, है ना। तो जब आप एक डाइस को रोल करते हो, ऐसे एक छोटा सा डब्बा होता था ना, उसमें एक हम लोग क्यूब रखते थे जिसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखा रहता था, गिनती नहीं बेसिकली डॉट बना रहता था, और ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंकते थे। तो बताइए, आप एक डाइस को रोल कर रहे हो तो क्या क्या आ सकता है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन क्या हमने इसे किया और 6 ही आ गया? ऐसा हो सकता है कभी? मतलब होने का तो हो ही जाता है, कई बार हो जाता है, लेकिन क्या आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि भाई इस बार 6 ही आएगा पक्का? नहीं हो सकता। तो रिजल्ट आपको पता ही क्या क्या आएगा, 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये आपको पता नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या हो सकता है टोटल पॉसिबल आउटकम इसका? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम इसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बस इतना ही समझना है आपको, समझ में आया? अब ये तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक थियोरी वाला पार्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले क्लास में प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग सीखेंगे, और फॉर्मूला के ऊपर सवाल कैसे बनता है वो भी हम लोग सीखेंगे अगले वाले क्लास में। लेकिन जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? संभावना, कोई चीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यही हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी। यहां पे हमने बस 3 एग्जांपल लिए हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी में आ सकता है। ऐसा 3 नहीं, 3 करोड़ एग्जांपल भी आप ले सकते हो, ठीक ना। लेकिन हमारा जो मेन वाला चीज है वो यहां पे उसको समझते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या समझते हैं? एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब हो गया कि आप कुछ भी करो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, बस यही है प्रोबेबिलिटी, सिंपल, ठीक ना। तो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया आप कुछ भी करो, कुछ भी उसका रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक, सिंपल। जैसे मान लीजिए आप इस कोचिंग से बाहर निकले घर जाने के लिए, लेकिन बीच में आप निकल रहे थे कहां के लिए? घर के लिए, लेकिन बीच में आपका एक दोस्त मिल गया, एक्सपेरिमेंट है, सिंपल, ठीक ना। कुछ भी करो उसका रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, वही हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब अगला रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था भाई? आप कुछ भी करो उसका रिजल्ट आपको पहले से पता है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वही होगा ये हमको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, एक सिक्के को उछालो, आपको पता है कि या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, दोनों चीज आपको पता है पहले से कि या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा ये हमको पता नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ट्रायल, जब आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हो तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रायल कह देते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करो जिसका आपको रिजल्ट पता है पहले से क्या क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता, तो वही हमारा कहलाता है ट्रायल। और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 3 लिया है। एक सिक्के को टॉस करोगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 ही है हमारा, लेकिन क्या दोनों में से टेल ही आएगा हेड ही आएगा ये हमको पता है क्या? नहीं। उसके बाद फिर 2 सिक्के को एक बार उछाल देंगे तो या तो दोनों में हेड या फिर दोनों में टेल या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड, 4 ही आएंगे, लेकिन चारों में से एग्जैक्टली कौन आएगा पहले ये हमको पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस यानी कि एक डाइस को आप रोल करो, आपको पता है कि यार हमने यदि इस डाइस को रोल किया है तो 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये हमको पता नहीं है। तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। चलिए इसको जल्दी से आपको लिख लीजिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे इसको अपने कॉपी में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी के एक फॉर्मूले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, और इसके ऊपर सवाल कैसे बनता है वो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। और अगले वाले क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नए टॉपिक का शुरुआत करा था, टॉपिक का नाम था प्रोबेबिलिटी। और पिछले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने बस प्रोबेबिलिटी को समझा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है।
आज के क्लास में प्रोबेबिलिटी के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और जैसा कि हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है प्रोबेबिलिटी के सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारे पास फॉर्मूला भी है और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में ही आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा और प्रोबेबिलिटी जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा जो चैप्टर भी था हमारा डाटा हैंडलिंग वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्मूला बेसिकली हमारा ये वाला है। इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस चीज को निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे P ब्रैकेट E है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और यहाँ पे E का मतलब क्या है, E का मतलब यहाँ पे इवेंट है, ओके। और यहाँ पे भी E का मतलब क्या है, इवेंट ही है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे E के जगह पे हमको वो चीज लिखना है जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे पहले फॉर्मूला आप देख लो एक बार। P है, फिर ब्रैकेट है, यहाँ पे E लिखा हुआ इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब सवाल है कि सर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कैसे करना है। देखो यहाँ पे ना आप जरा इस चीज को समझो, यहाँ पे ब्रैकेट में जो आप E देख रहे हो ये E हमारा इवेंट कहलाता है। अब सवाल है कि सर ये इवेंट क्या है, तो आपको अपने समझदारी के लिए यहाँ पे लिख लेना है E का मतलब, यानी कि यहाँ पे E के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, जिस सवाल में जिस चीज के बारे में पूछा गया है उसको वहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो हिंदी में आप लिख सकते हो जिसके बारे में, समझने के लिए बस ध्यान रखना, जिसके बारे में पूछा गया है, पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में। बस ये हिंदी में हमने आपको लिए लिख दिया ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, और ये केवल आपके समझने के लिए, ध्यान रखिएगा। हमारा सवाल से इसमें कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे E के जगह पे हमको क्या लिखना है, जिसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में ही हमको यहाँ पे E के जगह पे लिखना है। अभी बस आप लिख लो, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे आपको दिखाएंगे भी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E अकर्स, तो यहाँ पे भी E है, तो यहाँ पे भी E का मतलब क्या होगा, यही चीज, ठीक ना। तो यहाँ पे भी E था, यहाँ पे भी E है, और दोनों हमारा इवेंट ही कहलाता है। तो यहाँ पे E का मतलब क्या हुआ कि जिसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन में वो लिखना है वहां पे। तो यहाँ पे भी हम लोग E के बारे में क्या लिखेंगे, जिसके बारे में पूछा गया है वही हम लोग वहां पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी E और यहाँ पे भी E, दोनों का मतलब एक है, और दोनों जगह पे हम लोग यही चीज लिखेंगे कि जिसके बारे में सवाल में पूछा गया है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इस टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को आप टोटल पॉसिबल आउटकम भी बोल सकते हो, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आप स्लैश देख के लिख सकते हो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि जो टोटल हो सकता है उसके बारे में आपको यहां पे लिख देना है। ये थोड़ा सा ऑब्लिक देके आप लिख देना, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब तो पहले आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे P है, ब्रैकेट है E का मतलब क्या हो गया, इवेंट, और यहाँ पे E के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे हर क्वेश्चन में, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम लोग वहां पे लिखेंगे। अब कैसे लिखना है वो हम लोग आगे सवाल बनाएंगे तो वहां पे देख लेंगे। ऊपर में लिखा हुआ नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E अकर्स, नहीं समझ में आया तो सिंपल से ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमको वही चीज लिखना है जिसके बारे में सवाल में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलो या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यदि हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है, दो, या तो हेड या तो टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए थे, दो। तो वही चीज हमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। तो बस ये हो गया हमारा मोटा मोटी एक फॉर्मूला हमारा कि फॉर्मूला क्या क्या कहना चाहता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो तो हम आगे देख लेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन्ड 59 टाइम्स। चलिए जरा आप पहले यहां पे आ जाओ।
बोला जा रहा है कि एक सिक्के को 100 बार उछाला गया, ठीक, जिसमें से 59 टाइम्स क्या आ गया, हेड आ गया। तो बताइए फिर जो बच गया उसमें क्या आया होगा, टेल आया होगा। तो आइए हम लोग पहले यहां पे कुछ बातें करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, तो पहले बताओ आप, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब हो गया कि टोटल कितनी बार उछाला गया। देखो उछाला गया है टोटल 100 बार, उसमें से 59 टाइम्स हेड आया है, बाकी जो बच गया वो टेल आया होगा, है कि नहीं? तो हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया, हमको से मतलब नहीं है। हमको मतलब यह है कि आखिर टोटल कितनी बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया? टोटल 100 टाइम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 100 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब होगा कि टोटल कितनी बार उछाला गया, ठीक है? तो वो 100 बार उछाला गया। अब बताइए कि 100 बार में टोटल हेड कितने आए? टोटल हेड, चलो ऐसे कर लो, टोटल हेड कितने बार आया बताओ? 59 बार आया, ठीक। अब बताइए जरा, टोटल उछाला गया 100 बार, तो हो गया हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक ना। अब टोटल हेड कितनी बार आया? 59 टाइम्स। तो जो बच गया वो क्या आया होगा? टेल आया होगा। तो बताइए टेल कितनी बार आया? 41। समझ में आया बात इतना? चलिए अब आइए अपने सवाल पे दोबारा क्या बोला गया था। ऑन टॉसिंग अ कॉइन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सिंपल समझो, सिक्के को कितने बार उछाला आपने? 100 बार। उसमें से हेड कितनी बार आया? 59। और टेल कितनी बार आया होगा? 41। क्या टेल 41 बार आया ये कहीं पे लिखा हुआ था? नहीं, वो तो हम लोगों ने अपने कॉमन सेंस से निकाल लिया कि भाई जब 100 बार उछाला गया है, जिसमें से 59 बार हेड आया, तो बचा फिर हमारा क्या? टेल। तो 41 हमारा टेल आ गया, 41 टाइम्स। अब बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसका? हेड का। यानी कि हेड आया है 59 टाइम्स, इसका निकालो प्रोबेबिलिटी, संभावना, नंबर के फॉर्म में। तो आइए हम लोग इसका बात कर देंगे। अब लगाना हमको फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को कैसे लिखना है अब वो समझिए। फॉर्मूला में लिखेंगे आप पहले यहां पे पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, फिर ब्रैकेट दीजिए। अब यहां पे हमने क्या लिखा था? ई, और ई के जगह पे क्या लिखना है भाई? जिसके बारे में सवाल में पूछा गया है। तो सवाल में क्या पूछा गया? हेड पूछा गया ना, हेड पूछा गया, तो ब्रैकेट में लिख देंगे गेटिंग अ हेड। गेटिंग का मतलब प्राप्त करना, निकालना। गेटिंग अ हेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इतना समझ में आया? पहले ये बताइए, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पे ई के जगह पे हमने लिख दिया गेटिंग अ हेड, क्योंकि हेड पूछा गया है सवाल में। अब आगे फॉर्मूला क्या है हमारा? देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच अकर, और यहां पे ई का मतलब फिर से क्या? वही चीज कि जिसके बारे में सवाल में पूछा गया। तो अब बताइए, सवाल में पूछा गया है हेड, हेड आया है कितनी बार? 59। तो यहां पे क्या लिख देंगे? 59, और डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 100। यदि ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो हमारा यही हो गया आंसर। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर यही हमारा आंसर हो गया, बस 59/100। समझ में आया बात? तो ये हो गया हमारा इसका पहला वाला। तो फॉर्मूला किस तरीके से इस्तेमाल हुआ ये पता चला? सिंपल से समझिएगा, P है यहां पे, P हमारा यहां पे भी रहेगा, ठीक। यहां पे E है, तो E के जगह पे क्या डालना है हमको? जो चीज सवाल में पूछा गया था। सवाल में पूछा क्या गया था? हेड, तो लिख देंगे वहां पे गेटिंग अ हेड, ठीक ना, सिंपल। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई अकर्स, ई का मतलब फिर से यही चीज कि सवाल में जिसके बारे में पूछा गया। तो किसके बारे में पूछा गया था? हेड के बारे में। अब बताओ कि हेड आया कितनी बार है? 59, तो उसका नंबर यहां पे लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि बोले तो टोटल पॉसिबल आउटकम का बात कर रहा है वो। तो कितना था टोटल पॉसिबल आउटकम? 100। तो 59/100, बस यही आंसर इसका हो गया। अब समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में बताइए क्या निकालना है हमको? और टेल, तो क्या लिखोगे?
प्रोबेबिलिटी, पी प्रोबेबिलिटी के लिए हो गया। अब यहां पे लिखेंगे गेटिंग अ टेल। अब बताइए टेल कितनी बार है 41, तो यहां पे लिखेंगे 41 और नीचे में फिर से टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे 100। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे, नहीं कट रहा है तो 41/100 यही इसका हो गया आंसर। इतना समझना है, बस ऐसे ही करना है। इसमें आगे बढ़ जाए, चलिए आगे आइए सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसको ना आप लोग एक बार पहले लिख लो क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है तो मिटाना पड़ जाएगा। उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो हो गया उधर का, मिटा दे वो चीज। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे तो सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या है देखिए, पहले बोला गया है अ डाइस, डाइस मतलब वही लूडो वाला, ठीक ना। अ डाइस इज टॉस्ड 80 टाइम्स, 80 बार उस डाइस को टॉस किया गया, यानी कि रोल किया गया। लूडो खेलते थे हम लोग बचपन में, ऐसे ऐसे करके 80 बार उसको रोल किया गया, ठीक है। एंड द नंबर 3 इज ऑब्टेन 14 टाइम्स, हमने 80 बार ऐसे ऐसे करके फेंका और जो 3 नंबर है वो कितनी बार आया 14 बार आ गया। तो पहले तो आप हमको ये बताइए कि यहां पे जो ये 80 दिया हुआ ये क्या दिया हुआ है, हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम दिया हुआ है कि टोटल आपने बार कितनी बार किया, आपने तो 80 बार किया हमने। तो पहले यहां पे लिख लेंगे हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू कितना हो गया 80, ठीक है। अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि उसमें तो 3 नंबर होते हैं ना, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। 3 का केवल बात हो रहा है, वो आया है 14 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 3 occurs 14 टाइम्स, 3 occurs 14 टाइम्स, बस। यानी कि 3 कितनी बार आया है 14 टाइम्स आया है, 14 बार। नाउ अ डाइस इज टॉस्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3। तो बताइए कि 3 का क्या संभावना है। तो यहां पे पहले तो फॉर्मूला में हमारा P है तो P लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जिसके बारे में सवाल में पूछा गया है। तो किसके बारे में पूछा गया 3 के बारे में, कि 3 कितनी बार आया है। तो ऐसा आप लिख सकते हो ब्रैकेट में गेटिंग द नंबर 3, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे गेटिंग द नंबर को एन ओ लिख के डॉट लिख देते हैं, गेटिंग द नंबर 3। अब बताइए ऊपर में क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, यानी कि 3 कितनी बार आया है 14 बार। तो यहां पे 14 और नीचे में टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि 80। कटेगा तो काटेंगे, बिल्कुल कट रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसको 2 से काटोगे 7, 2 से 40, अब तो नहीं कटेगा। तो ये हो गया, नहीं अब नहीं कटेगा, 7/40 40, 7/40 यही इसका हो गया आंसर। समझ में आया बात, बस इतना ही करना था इसमें। तो एक डाइस को रोल किया गया 80 टाइम्स, जिसमें से 3 नंबर जो है वो आया 14 टाइम्स। तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, क्या संभावना निकला उसका। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 80, 3 कितनी बार आया है 14 टाइम्स, तो इसका हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो P लिखा ब्रैकेट में गेटिंग द नंबर 3 का ही पूछा गया सवाल में, तो 3 लिख दिया हमने। 14/80 यानी कि 7/40 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे, देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। A dice is thrown 200 times and the outcomes are noted as shown below। फिर से एक डाइस है, उसको ऐसे ऐसे करके 200 बार फेंका जाता है, ऐसे ऐसे करके 200 बार। तो एक डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो कौन सा नंबर कितनी बार आया वो यहां पे लिखा हुआ है, ऊपर में आउटकम नीचे में फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 आया है 21 बार, 2 आया है 30 बार, 3 आया है 42 टाइम्स, 4 आया है 38 बार, 5 आया 29 बार और 6 आया है 40 बार। अब इन सभी को आप जोड़ोगे तो 200 पूरा जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है,
व्हेन अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5। इसका निकालना था। आइए हम लोग इसको बना दिए, हो गया। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, आइए शुरुआत करते हैं इसका। देखिए सबसे पहले तो आप बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है हमारे पास, क्या लिखोगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो 200 है, यानी कि 200 बार रोल किया गया है ना, डाइस को फेंका गया है 200 बार, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा 200 हो गया। ठीक है, अब कौन सा नंबर कितनी बार आया है वो यहां पे लिखा हुआ है, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। अब सीधे सवाल पे आते हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो भाई 5 का, तो पहला आप लिखोगे यहां पे इस तरीके से, फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? गेटिंग 5, गेटिंग 5, गेटिंग 5। अब जरा बताइए आप, 5 का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 5 कितनी बार आया है यहां से देख लेंगे, 29। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे 29 बाई टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि 200। तो ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा, 29 बाई 200 नहीं कटता है, तो यही हो गया इसका आंसर, बस। ठीक है, अब सेकंड में आइए, सेकंड में क्या निकालना है हमको? 3। तो फिर से लिखेंगे P और ब्रैकेट में लिख देंगे गेटिंग क्या? 3। अब बताइए 3 कितनी बार आया है? 3 आया 42 बार, तो यहां पे लिख देंगे 42 डिवाइडेड बाई 200। ये तो कट रहा है, तो इसको काटते हैं थोड़ा सा। 2 से ये कट जाएगा हमारा 21 और ये 2 से कट जाएगा 100, यानी कि 21 बाई 100, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर में बोला है 4 के बारे में, तो यहां पे लिख देंगे फिर से प्रोबेबिलिटी, फिर ब्रैकेट में गेटिंग 4। तो 4 कितनी बार आया यहां से देख लो आप, 38। तो यहां पे आप लिखोगे 38 बाई 200, ये भी कट रहा है, इसको भी काटिए। 2 से 19 बिल्कुल, और ये 2 से हमारा 100, यानी कि 19 बाई 100 आएगा इसका आंसर। ओके, बस नहीं करना था इसमें। एक और है हमारा 4 नंबर, प्रोबेबिलिटी उसमें 6 का निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिख देंगे गेटिंग 6 कितनी बार आया है? 40 बार। तो यहां पे 40 बाई 200, यहां पे भी कट रहा है। पहले तो आप एक काम करो, 0 से 0 को कैंसिल कर लो, फिर 2 से 4 हमारा कट जाएगा 2 बार में, और ये हमारा 10 बार में, फिर ये 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, यानी कि 1 बाई 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई 5, बस। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इसी तरीके का सवाल आएगा आपके बोर्ड में, मतलब एग्जाम में भी, तो ऐसे ही आपको वहां पे हैंडल करना है। ठीक है, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए, हो गया सबका? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार आप पढ़ो, क्या ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आया है? बताइए जरा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझ में आएगा। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है, अ सर्वे ऑफ 150 गर्ल्स showed that 63 like टी while 87 dislike it। यानी कि मान लो कि 150 लड़कियां हैं, उन सभी से पूछा गया कि आपको चाय पसंद है या नहीं है। तो उसमें पता चला कि 63 लड़कियां ऐसी हैं जिनको चाय पसंद है, और फिर जो बच गए 87 वो उसको चाय पसंद नहीं है। ठीक ना, तो पहले तो बताइए कि इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 150। चाय कितने को पसंद है? 63। कितनों को पसंद नहीं है? 87। तो इतना पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल में क्या बोला गया आगे देखा जाएगा, लेकिन पहले जितना हमारे पास आया उतना लिखते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 150। अब बताइए लाइक टी
लाइक टी, यानी कि कितने लोग टी को पसंद करते हैं 63। उसके बाद लिखिए डिसलाइक, DISLIK, डिसलाइक टी, कितने लोग पसंद नहीं करते हैं 87, तो यहाँ पे 87 हो गया। अब आगे बढ़िए, सवाल में क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ दीज गर्ल्स वन गर्ल इज चूजन एट रैंडम, यानी कि एक लड़की से पूछा गया, इसे निकाल, 150 लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक लड़की को बाहर निकाल लिया गया और बोला गया कि बताओ प्रोबेबिलिटी किस चीज का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन गर्ल लाइक्स टी, यानी कि वो क्या संभावना है कि जिस लड़की को हमने चूज किया है वो चाय को पसंद ही करती है। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं फर्स्ट का। पहला क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लाइक्स टी। गेटिंग हमेशा नहीं लिखना होता है, आप जैसे यहां पे आपने गेटिंग लिखा था पहले वाले में, आप लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, बस ब्रैकेट में लिख देना अहेड, अ टेल, या फिर गेटिंग 5 3, कुछ भी लिख दो आप, काम चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहां पे हम लोग गेटिंग वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि गेटिंग का मतलब होता है निकालना कुछ चीजें। तो यहां पे सिंपल से लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लाइक्स टी, जिसके बारे में पूछा गया वही चीज आप यहां पे चिपका दो। तो यहां पे हो जाएगा हमारा लाइक्स टी। तो अब बताइए कितनी लड़कियां हैं जो टी पसंद करती हैं, 63, तो यहां पे 63 बाई 150, टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 150। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कट जाएगा कितने बार में 21, और ये 3 से 50, हाँ या ना, ठीक है। और नहीं, अब नहीं कटेगा, तो ये हो गया हमारा 21/50 इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर, सेकंड में आइए, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डिसलाइक्स टी, डिसलाइक्स टी। तो बताइए कितनी लड़कियां हैं जिनको टी पसंद नहीं है, 87, तो यहां पे लिखेंगे 87/150। क्या ये कट रहा है, ये भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कितने बार में, 3 2 जा 6 और 9, यानी कि 29, और ये 3 से 50 बार में, यानी कि 29/50 होगा इसका आंसर। कितनी लड़कियां पसंद करती हैं चाय, उनका प्रोबेबिलिटी 21/50, और कितनी लड़कियां पसंद नहीं करती हैं चाय, उनका प्रोबेबिलिटी 29/50। बस हो गया, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और आगे बात करते हैं। इतना समझ में आया सबको, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला के बारे में सब कुछ आपने लिखा था सेम टू सेम, यहाँ पे इस तरीके से बताने का मतलब सिंपल सा है कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक ना, इसीलिए हमने ऐसा थोड़ा सा आपको वहां पे बताया। आगे बढ़े, चलिए, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का जो आपका सवाल था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, और प्रोबेबिलिटी के साथ ही आपका पूरा जो चैप्टर था डाटा हैंडलिंग वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा यदि हम लोग अपने चैप्टर पे गौर करें तो ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे एनसीईआरटी बुक से बनाएंगे इस सवाल इस चैप्टर को, डाटा हैंडलिंग को, तो उनका खत्म हो गया चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और जो बच्चे RS अग्रवाल बनाते हैं उनका कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 21, 22, 23 RS अग्रवाल वाले बुक से, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा हैंडलिंग आपका हो गया आज कंप्लीट, ठीक है। तो अब जो आप बुक बनाते हो एनसीईआरटी बनाओगे आप, चैप्टर नंबर 3 बनाना पड़ेगा आपको, या फिर कोई बच्चे हैं जो कि RS अग्रवाल के बुक को बनाते हैं तो उनको बनाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 21, 22, 23। तो आप बनाइए, कहीं पर आप लोगों को डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।